Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमने एक सीरीज चलाई थी आपके लिए, दैट इज लॉ सेमेस्टर Q&A सीरीज। इसमें हमने डिस्कस किए हैं ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर लॉ सेमेस्टर एग्जाम्स। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्रूफ। सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे जो कि होगा बर्डन ऑफ प्रूफ पे। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा आपका प्रिजम्पशंस पे, और जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन एस्टॉपर। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसमें एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ के कौन कौन से रूल्स हैं। And the second part says, what is the nature of burden of proof on accused under section 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये एक तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट आपसे पूछता है कि जनरल रूल्स क्या हैं आपके बर्डन ऑफ प्रूफ के, और दूसरा पार्ट स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सेक्शन से आपको क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ रेफर्स टू द लीगल रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्स दैट विल असिस्ट द कोर्ट इन रीचिंग अ डिसीजन, विच मीन्स कि बर्डन ऑफ प्रूफ का बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मतलब देखा जाए तो इन शॉर्ट कि जो पार्टीज होंगी उनमें से किसके ऊपर ये बर्डन होगा कि वो फैक्ट्स को प्रूव करे ताकि लेटर ऑन कोर्ट जो है अपना डिसीजन सुना सके। तो सबसे पहले हमने मीनिंग की बात कर ली बर्डन ऑफ प्रूफ की। उसके बाद हमने बात की पार्ट 4 एंड चैप्टर नंबर 7 ऑफ BS से। तो ये आपका बात ही बर्डन ऑफ प्रूफ की करता है। जैसे कि अगर मैं 4 पार्ट्स की बात करूं तो आपका पूरा का पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है, पार्ट 2 जो कि बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, पार्ट 3 आपके एविडेंसेस की बात करता है कि ओरल एविडेंस क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, और पार्ट 4 मेजरली बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। और इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक सेक्शन नंबर्स की बात करूं तो सेक्शन 104 से लेके 114 तक आंसर किया जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ के रूल्स बेसिकली हैं क्या। इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 104 से लेके 114 तक बेसिक सारे पॉइंटर्स बनाकर एक एक करके डिस्कस करना होगा। हाँ, 108 पे हम मेजरली बात करेंगे। तो किस तरीके से, अब जो मेन बॉडी का आंसर है उसको आप किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करोगे। द फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन 104 से लेके 114 एक्सेप्ट सेक्शन 108, और जो इससे नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम स्पेसिफिकली सेक्शन 108 पे बात करेंगे। अब फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरीके से है। देखिए यहां पर भी ना मैंने कोशिश की है आपके लिए कुछ मैं बंडल्स बना सकूं ऑफ द सेक्शंस। जैसे सेक्शन 104 आप रीड विद कर सकते हो 105 के साथ, 106 और 107 आपका एक साथ रीड आउट हो सकता है, 109 थोड़ा स्टैंड अलोन ही होता है, 110 111 के साथ रीड आउट हो सकता है, और 112 113 114 एक साथ हो सकता है। अब इनको पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से मैंने इनको जो है रीड विद की कैटेगरी में डाला है और इनके बेसिकली मतलब क्या है और आपको कैसे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सेक्शन 104 जो कि बात करता है प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ की, विच मींस कि जैसे ही आपका, अगर मैं बात करूं सिविल केसेस में, तो भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, और उधर मैं बात करूं क्रिमिनल केसेस में तो वहां पर किसके ऊपर होगा। तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ एज पर टू सेक्शन 104 आपका हमेशा उसके पास उस पार्टी के ऊपर होता है जो कोर्ट में जाती है। तो सिविल केसेस में कोर्ट में कौन जा रहा है, प्लेंटिफ, तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर होगा। और अगर मैं बात करूं क्रिमिनल केसेस में तो वो वहां पर प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा कि प्रोसिक्यूशन प्रूव करे कि जो जो चार्जेस आपने लगाए हैं अक्यूज्ड के ऊपर वो सही हैं, अक्यूज्ड ने ही सो एंड सो ऑफेंस किया है। सिमिलरली इन सिविल केसेस आपका प्लेंटिफ प्रूफ करे कि उसे उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है, उसका जो लीगल राइट है वो क्या था और वो किस तरीके से वायलेट हुआ, और क्यों अब उसको सो एंड सो रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस, कॉम्पनसेशन या जो भी वो रिलीफ मांग रहे हैं वो उनको क्यों मिलना चाहिए, राइट। अब 104 के साथ ही आप रीड करोगे 105 जो कि बात करता है सेकेंडरी बर्डन ऑफ प्रूफ, विच मींस कि हमेशा याद रखिएगा 104 में बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन 105 में ये शिफ्ट होता रहेगा एक परपेंडुलम की तरह। क्यों शिफ्ट होता रहेगा, रीजन बीइंग क्योंकि जब भी हम बात करेंगे सेकेंडरी बर्डन ऑफ प्रूफ की तो ये उस पार्टी के ऊपर आएगा कि अगर अब आपने एविडेंसेस नहीं दिए तो केस आपके अगेंस्ट चले जाएगा।
तो दैट इज योर सेकेंडरी बर्डन ऑफ प्रूफ। उसके बाद 106 बहुत ही सिंपल है, पर्टिकुलर फैक्ट्स। अगर जो भी पार्टी कोई भी फैक्ट स्टेट कर रही है कि ऐसा ऐसा है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्टी कहती है कि जो फॉर एग्जांपल प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि मिस्टर ए जो है वो प्रेजेंट थे क्राइम सीन पे, तो भाई प्रूव भी आप ही करो। आपने बताया ना कोर्ट को कि मिस्टर ए प्रेजेंट थे, तो अब कोर्ट को अगर आपने बताया तो इस बात को प्रूव भी आप ही करो। अगर आप ये बात कह रहे हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी आप ही के ऊपर होगा। नेक्स्ट वन 107, फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। इसमें आपकी बल्कि इलस्ट्रेशन जो आती है, बेरेक में ही इलस्ट्रेशन गिवन है, वही मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इलस्ट्रेशन है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 107, जो कि ये कहती है कि अगर बर्डन ऑफ प्रूफ डाइंग डिक्लेरेशन का एक पार्टी पर है, तो अब जिसको डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करनी है, अब डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए जो जो फैक्ट्स चाहिए वो भी आप ही को प्रूव करने होंगे, वो कोई और प्रूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल डाइंग डिक्लेरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेथ, तो डेथ भी आप ही प्रूव करोगे जिसको डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करनी है। नेक्स्ट वन इज 109 नॉलेज। 109 नॉलेज कहता है कि अगर आप ही को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है कुछ फैक्ट्स की, तो फिर उन फैक्ट्स को आप ही प्रूव करोगे, कोई और प्रूव नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप एक पैसेंजर हो जो कि ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, तो अब आप ही को पता है कि आपने टिकट ली थी या नहीं ली थी, उसकी स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज आप ही के पास है, ठीक है, जिसमें एक फेमस मैक्सिम भी आता है आपका, रेस्ट इज पार लोक्यूटर, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी आप ही के ऊपर होगा। नेक्स्ट डेथ, अगर आपको प्रूव करने, तो जो कह रहा है डेथ हो चुकी है या आपको अलाइव की कोई जिंदा है, तो जो भी अफर्म कर रहा है इन फैक्ट्स को एज पर टू सेक्शन 110 एंड 111, वही पार्टी जो है कोर्ट में स्टेट करेगी। नेक्स्ट वन इज योर 112 रिलेशनशिप। यहां पर रिलेशनशिप्स में 3 पॉइंट्स आपके बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, सेकंड पॉइंट आपका बनता है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, और जो थर्ड पॉइंट आपका बनता है रिलेशनशिप में, दैट इज एजेंसी। तो जो भी वो पर्सन ये कह रहा है कि इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, वही प्रूफ करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन के ऊपर होगा। नेक्स्ट वन ओनरशिप, तो जो पार्टी कह रही है कि ये ओनर नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो कोर्ट में प्रूफ करें कि उनके पास ओनरशिप क्यों नहीं है। एंड द लास्ट वन इज एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पार्टीज जिसके बीच में आप एक्टिव कॉन्फिडेंस लगा सकते हैं, जैसे कि एजुकेटर एंड स्टूडेंट। तो एजुकेटर इज ऑलवेज इन the category of active confidence. Similarly, the doctor and the patient. So doctor is in the active confidence. One more example which you can take from your Bayer Act only, and that is going to be advocate and the client. So advocate is going to be in the position of active confidence. तो जो भी पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगी और जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसके साथ, तो उस ट्रांजेक्शन का बर्डन ऑफ प्रूफ गुड फेथ में हुआ है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी के ऊपर होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है। तो यहां पर मैंने जो है 104 से लेके 114 तक डिस्कस किया। अब जो मेजरली हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 108, बिकॉज एज पर टू द क्वेश्चन 50% क्वेश्चन आपका 108 पर ही है। तो 108 क्या बात करता है? ये भी बर्डन ऑफ प्रूफ की ही बात करता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या बात करता है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ में ये बात कर रहा है कि देखिए, जो आपकी जनरल एक्सेप्शंस हैं, जो आपने आईपीसी में पढ़ी होंगी चैप्टर नंबर 4 में, या अब अगर मैं बात करूं आपके भारतीय न्याय संहिता में, तो जनरल एक्सेप्शंस में अगर आपका केस फॉल करता है, तो फिर उन्हें कौन प्रूव करेगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जब भी कोई केस जाता है कोर्ट के सामने, और एक्सक्लूसिवली 108 आपका एप्लीकेबल होगा ओनली टू द क्रिमिनल केसेस, तो जैसे ही केस क्रिमिनल केस आएगा तो कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके बैठेगी कि भाई आपका केस किसी भी जनरल एक्सेप्शंस में आता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक्यूज्ड को लगता है कि उसका केस जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है, फॉर एग्जांपल एक्यूज्ड को लगता है कि उसने जो किया है वो राइट टू एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया है, या जो हुआ है वो दैट वाज अ कंप्लीट एक्सीडेंट, या जो हुआ है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में फॉल करता है, या उसकी एज अभी इतनी है कि उसको तो डोली कैपेक्स या डोली इन कैपेक्स में जो है वहां पर बेनिफिट मिल सकता है, या आपका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या कोई इनवॉलेंटरी ड्रंकनेस थी, एंड इन शॉर्ट की कोई भी जनरल एक्सेप्शंस में अगर एक्यूज्ड को लगता है कि उसका केस फॉल करता है, तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ भी एक्यूज्ड के ऊपर ही होगा, किसी और के ऊपर नहीं होगा। एक्यूज्ड प्रूफ करे कि भाई वहां पर ये सर्कमस्टांसेस थे, ये पॉइंट्स थे, और इस वजह से उसको ये डिफेंस मिलना चाहिए। अब अगर उसने प्रूफ कर दिया, ऑब्वियसली उसको बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट क्या मिलेगा?
जब आप जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक जनरल एक्सेप्शन कुछ एक सर्टेन वर्ड से ही स्टार्ट होता है, दैट इज नथिंग इज एन ऑफेंस, कि मतलब उसे ऑफेंस ही नहीं माना जाएगा, और जब उसे ऑफेंस ही नहीं माना जाएगा तो उसकी पनिशमेंट भी नहीं होगी, राइट। सो एक्यूज्ड अंडर जनरल एक्सेप्शंस, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके एक्यूज्ड के ऊपर ही होगा। यहां पर मैंने एक इलस्ट्रेशन भी ऐड ऑन की है। ए जिसके जो कि एक्यूज्ड है मर्डर का, alleges that by reason of unsoundness of mind, कि भाई मुझे तो जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी, इस वजह से उस वक्त जो है ऑफेंस हुआ। ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, और इसलिए उसे पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए, ठीक है। तो ए के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप कोर्ट में प्रूफ कीजिए कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी। तो मतलब एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट आप अनसाउंड माइंड थे, ये अब एक्यूज्ड को ही प्रूव करना है, और अगर प्रूव कर देता है तो नथिंग इज एन ऑफेंस, उसे उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यहां पर एक लैंडमार्क जजमेंट भी मैंने कोशिश की है 1964 सुप्रीम कोर्ट की ऐड करने की। अब ये यहां पर जजमेंट क्या कहती है? जजमेंट कहती है कि देखिए एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है, लेकिन अगर आपका केस 108 में फॉल करता है तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ही प्रूफ करेगा कि हमने एक्यूज्ड को ही, इस पर्टिकुलर पर्सन को ही क्यों एक्यूज्ड बनाया है, क्यों इसी ने ऑफेंस किया है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहेगा विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर आपका केस एक्सेप्शंस में फॉल करता है, जैसे कि अभी मैंने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का एग्जांपल लिया या राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो उन सर्कमस्टांसेस में अब बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही के ऊपर। सो दैट वाज द जजमेंट। I hope this question is clear to you. Moving to next question, question number 27. What is the presumption as to absence of consent in certain prosecutions for rape? तो ये क्वेश्चन आपका जो है presumptions से आता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम मीनिंग ऑफ presumptions ही लिखेंगे, ठीक है। presumption का मतलब क्या होता है? A fact assumed, ठीक है, assumed। तो जैसे वो होता है ना, आई ऑलवेज टेक दिस एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजम्पशंस दैट वी ऑल वी स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद मैथ्स फाइंडिंग एक्स, राइट। तो हमारे सामने कोई भी एक क्वेश्चन आता था, एक इक्वेशन आती थी, और उसमें हमें जब नंबर फाइंड करना होता तो हम प्रिज्यूम कर लेते, लेट्स प्रिज्यूम दैट नंबर एक्स, और उसके बाद देन वी पुट द फॉर्मूलाज और फिर हम सॉल्व करते थे। तो इन शॉर्ट कि हम क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं। तो वही यहां पर कर रहे हैं, यहां पर भी वही गेम है प्रिजम्पशंस का, ठीक है, कि अभी कोर्ट को नहीं पता है कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए और बी, अभी कोर्ट को नहीं पता है कि एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? हम प्रिजम्पशंस का यूज करेंगे। सो प्रिजम्पशंस में आप क्या कर रहे हो? किसी भी फैक्ट को आप अज्यूम कर रहे हो कि वही सच है, अंडर द लॉ इज कॉल्ड प्रिजम्पशंस। फिर उसके बाद हम बात यहां पे कर लेंगे काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस। तो इसमें 3 काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आपकी आती है। फर्स्ट वन इज मे प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, मे बी नॉट, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। द सेकंड प्रिजम्पशन दैट इज द शैल प्रिज्यूम, व्हिच मींस मैंडेटरी है, कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही करना होगा। एंड द थर्ड वन इज कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये 3 प्रिजम्पशंस आपकी आ जाती हैं। उसके बाद यू कैन यूज ऑल्सो इन द इंट्रोडक्शन द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसेंट, व्हिच इज मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस और इन द सेम मैनर, ठीक है। तो वो आप मीनिंग ऑफ कंसेंट भी यहां पे लिख सकते हो। अब जब हम मेन बॉडी के बारे में बात करेंगे तो यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट इन रेप केसेस आ जाएगी पहले तो, कि रेप केसेस में कंसेंट कितना इंपॉर्टेंट है। सो इफ देयर इज अ कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो फिर तो रेप का जो है क्वेश्चन ही काफी हद तक क्या बाहर ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कंसेंट इज जस्ट वन इंग्रेडिएंट, there are other essentials as well when it comes to the offense of rape, जैसे कि will and so on, ठीक है। फिर if suppose if the victim is minor, तो consent मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। so in short there are other factors as well, लेकिन हाँ, without any doubt consent is the most important one, without any doubt, क्योंकि अगर कंसेंट है तो वो यूजुअली रेप में फॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर कंसेंट ही नहीं है तो फिर आपका जो है बहुत इजीली वो सर्कमस्टांसेस जो है वो रेप में फॉल कर जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट व्हेन इट कम्स टू रेप केसेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसी में सेक्शन 120 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एसेंशियल्स को एक एक करके लिखेंगे और उनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। वो एसेंशियल्स हैं क्या, आइए देखते हैं। तो आपके सेक्शन 120 के एसेंशियल्स को मैंने यहां पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट है when sexual intercourse by the accused is proved, which means कि जी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो तो वो है विक्टिम के साथ हुआ है,
तो पहली चीज तो हमने ये प्रूव कर दी है। दूसरी चीज, द क्वेश्चन इज वेदर इट वॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन अलेज्ड, और कोर्ट में क्वेश्चन क्या है कि विदाउट द कंसेंट, विच मीन्स कि जो विक्टिम है वो कह रही है विदाउट कंसेंट और जो एक्यूज है वो कह रहा है विद कंसेंट। दैट इज अवर सेकेंड एसेंशियल। नाउ द थर्ड एसेंशियल, द वुमेन स्टेट्स इन हर एविडेंस बिफोर द कोर्ट दैट शी डिड नॉट कंसेंट, उन्होंने कंसेंट दिया ही नहीं है। ये हमारा थर्ड एसेंशियल है। तो लास्ट एसेंशियल क्या होगा? दीज आर द बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर आपके पहले तीनों एसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं तो फाइनल आंसर यह आता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम। शैल मीन्स this is mandatory to presume for the court that there was no consent at all, which means कि इससे अब हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो burden of proof है वो शिफ्ट कहां पर हो जाएगा? accused। accused कोर्ट में प्रूव करे that there was consent। अब वो किस तरीके से प्रूव करता है? then again there may be some oral evidences, there may be some documentary evidences in the form of electronic messages or something like that। ठीक है। एक और पॉइंट यहां पर आप एक और चीज डिस्कस कर सकते हो, दैट इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रिजम्पशन इज दिस। तो यहां पे ये शैल प्रिज्यूम जो है वो रिबटेबल है या इररिबटेबल है? सो आंसर इज रिबटेबल है, विच मींस कि आप इसे चेंज कर सकते हो, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया तो बस अब उसकी कन्विक्शन हुई होगी। नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। द ओनली पर्पस ऑफ दिस इज कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए। इस पे एक रिसेंट जजमेंट हमने लिया है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, पंकज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोविजन व्हिच पुट्स अ नेगेटिव बर्डन ऑन द एक्यूज्ड, देयर इज नो बर्डन ऑन द एक्यूज्ड टू लीड एविडेंस फॉर प्रूविंग हिज इनोसेंस। देखिए ये बेसिकली ना बहुत ही जनरल रूल के बारे में बात कर रहा है कि अगर इन शॉर्ट कि जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर यूजुअली जनरली हम बर्डन नहीं डालेंगे कि आप प्रूव करो कि आप इनोसेंट हो, ऐसा नहीं होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? ये जनरल रूल हमने क्यों बनाया? तो बहुत ही सिंपल रीजनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस एंड लॉजिक कि अगर आप एलिगेशंस लगा रहे हो मिस्टर ए पे, तो मिस्टर ए ही प्रूव करें कि उन्होंने ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं किया है, राइट? डन। तो इसीलिए कहा जाता है जनरल रूल में प्रोसिक्यूशन ही प्रूव करेगा। बट अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन है जैसे कि ये, तो उस केस में क्या होगा? The accused may have some burden to discharge in the case of statutory prescription such as section 114A of Indian Evidence Act। तो यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन को रेफर किया गया है। जब अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं तो इट वाज सेक्शन 114A। ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जब स्पेसिफिकली प्रोविजन में साफ साफ शब्दों में कोई बात लिखी हुई है कि जी बर्डन आपके ऊपर है, फिर आप ही के ऊपर आएगा, वरना जनरली एक्यूज के ऊपर हम बर्डन नहीं डालते। ठीक है। बल्कि इसी के साथ इसकी एक और भी एक्सेप्शन पढ़ी जा सकती है। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका जो है सेक्शन 108 पर भी अप्लाई होता है, वहां पर भी आप एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन डाल रहे हो। सो दैट इज समथिंग जो कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। जनरल सर्कमस्टांसेस में तो प्रोसिक्यूशन ही प्रूव करेगा। चलिए जी, नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 फॉर दिस सेशन। व्हाट इज एस्टॉपल? तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले तो एस्टॉपल का मतलब बता दीजिए और उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्टॉपल। ठीक है। तो अगर इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ एस्टॉपल, तो ये अपने आप में एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि प्रिवेंट करता है एक पर्सन को क्या करने से? एलिजिंग फैक्ट विच आर कॉन्ट्रेरी टू पास्ट क्लेम्स और एक्शंस। बेसिकली आज मैं ये कहता हूं कि मेरा नाम संदीप खत्री है, कल को मैं ये कहूं कि मैं शाहरुख खान हूं, तो कल को मैं ये कहूंगा शाहरुख खान हूं, ये मुझे नहीं कहने दिया जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले कह चुका हूं कि मेरा नाम संदीप खत्री है, राइट? सो वेरी सिंपल एग्जांपल इन अ लेमन्स लैंग्वेज दैट व्हाट इज एस्टॉपल। ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करा जा रहा है? स्टॉप किया जा रहा है। क्या करने से? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट कहने से जो इसकी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, जो कि मैं पहले बोल चुका हूं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टॉपल, क्यों बनाया हमने एस्टॉपल? क्यों, क्या जरूरत है हमें एस्टॉपल के कॉन्सेप्ट की? ताकि फ्रॉड ना हो सके, ताकि जस्टिस हो सके। भाई आज मैं कह रहा हूं मेरा नाम संदीप खत्री है, ठीक है, तो और उसके बाद फिर मैं कुछ और स्टेटमेंट्स यूज ऑन करता हूं, ठीक है। अब आप उस पर बिलीव करते हैं, आप यू चेंज योर पोजीशन आफ्टर दैट, ठीक है। तो उसके बाद नाउ आई कांट गेट बैक, ठीक है। मैं अब पीछे कदम नहीं रख सकता, नहीं मेरा नाम तो संदीप खत्री है ही नहीं, मैं तो सो एंड सो जो स्टेटमेंट्स पास ऑन की थी वो तो बिल्कुल गलत है, तो मैं ये चीजें नहीं कर सकता। अब इसमें आपका सेक्शन 121 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ जाएगा मेन बॉडी में, और काइंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 121 ऑफ बीएसए को पढ़ने के लिए
4 पॉइंटर्स में मैंने पूरा का पूरा सेक्शन 121 एस्टॉपल डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले एक पर्सन क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन कर रहा है, ठीक है। अब वो डिक्लेरेशन अपने एक्ट से भी कर सकता है, विच मीन्स कि उसने कुछ बोला हो, उसने कुछ लिखा हो, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकता है, या अपने ओमिशन से भी कर सकता है। अब वो डिक्लेरेशन जो उसने की है वो इंटेंशनली की है, ताकि ताकि दूसरा पर्सन उस पर बिलीव कर ले कि वो सच है। अब मैं कह रहा हूं मेरा नाम संदीप खत्री है, सो इट्स अ डिक्लेरेशन। आपने उस पर, अब किस लिए कह रहा हूं, ताकि विद इंटेंशन कह रहा हूं, आप इस पर बिलीव कर ले कि मैं ही संदीप खत्री हूं, राइट। सो द सेकंड पॉइंट इज दैट। और जैसे ही आपने बिलीव कर लिया, यू चेंज योर पोजीशन। चेंज योर पोजीशन इन द सेंस कि आपने सपोज ऑन बिलीविंग माय स्टेटमेंट यू इन्वेस्ट इन सम फर्म, राइट। तो आपने वो चीज की, सो चेंज इन योर पोजीशन, बिकॉज ऑफ दैट फेथ आपने कोई ना कोई एक्ट किया। सो द थर्ड एसेंशियल इज टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ। अब फोर्थ वन, जो फोर्थ पॉइंट है, वो कॉन्सिक्वेंस है। अब तीनों एसेंशियल फुलफिल हो गए। अब संदीप खत्री ने जो डिक्लेरेशन की थी, अब वो उससे बैकआउट नहीं कर सकता है। दैट इज द फोर्थ एसेंशियल। क्या लिखा हुआ है, नाइदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड। तो ना तो मैं ना मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव अलाउ किया जाएगा इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रुथ ऑफ दैट थिंग। तो जो वो डिक्लेरेशन की थी ना, अब उसको ठुकरा नहीं सकते हैं। यू नो, एक मिस्टर सलमान खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, एक बार जो आपने कमिटमेंट कर ली तो फिर लॉ आपको नहीं पलटने देगा। सो दैट इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टॉपल। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट से ही पिक की है आपकी ये, द इलस्ट्रेशन ऑफ एस्टॉपल। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए। तो ए ने जानबूझकर बी के सामने कुछ झूठी बातें कही। क्या कही कि भाई ये सर्टेन एक कोई लैंड है और वो मेरी ही लैंड है। देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। अब बी ने क्या कर लिया, उस पर विश्वास किया और उस पर एक्ट किया। अब द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए। तो अब क्या ए इस बात से पीछे मुड़ सकता है कि भाई मैं तो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं हूं? तो आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि हम उसके ऊपर लगाएंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, राइट। अब आ जाइए लास्ट पार्ट पे आपके। अच्छा, एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स। ये आपका फाउंडेशनल केस है। तो जो आप 121 में आप पढ़ते हो ना, या जो आपका पहले 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसके जितने भी एसेंशियल्स हैं वो सारे के सारे इसी लैंडमार्क जजमेंट से लिए गए थे। नाउ दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्टॉपल। इसी क्वेश्चन में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है, स्टेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्टॉपल। कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स हैं? अब ये एस्टॉपल की ही बात कर रहा है, लेकिन आप वो किस तरीके से कर रहे हो। अब जो डिक्लेरेशन है वो किस तरीके से हो रही है, बाय डीड। तो मान लो कोई सेल डीड है, अब उसमें कोई चीजें लिख दी गई हैं कि भाई हाँ हम ऐसा ऐसा करेंगे, अब आप पीछे नहीं मुड़ सकते हो। बाय जजमेंट, तो आपका सेक्शन 40 से लेके टिल 44 आपकी व्हेन जजमेंट्स आर रेलिवेंट। तो जजमेंट्स में अगर कुछ चीजें हैं जो कि आपने कही गई हैं और वो जजमेंट अब सब्सिक्वेंट केसेस में भी आपकी रेलिवेंट है, तो वो भी एज एन एस्टॉपल आपकी ट्रीट होंगी। प्रोमिसरी एस्टॉपल, तो मतलब व्हेन यू आर मेकिंग अ पिंकी प्रॉमिस, राइट। तो आप जो डिक्लेरेशन कर रहे हो वो इन द वे ऑफ प्रॉमिस कर रहे हो, लेकिन बाद में आपने कहा हमने तो वादा तोड़ दिया, तो वो प्रोमिसरी एस्टॉपल भी जो है आपका ट्रीट होगा। एस्टॉपल बाय नेग्लिजेंस, विच मीन्स कि किसी एक पार्टी के किसी नेग्लिजेंट एक्ट पे, ठीक है, दूसरी पार्टी के पास कोई डिक्लेरेशन चली गई, तो फिर तब भी वो जो है आपके ऊपर एस्टॉपल लग सकता है। एंड द लास्ट वन इज एस्टॉपल बाय कंडक्ट, फॉर एग्जांपल द कॉन्ट्रैक्ट और एनी काइंड ऑफ अ कंडक्ट, ठीक है, कोई भी कंडक्ट। जैसे कि आप एक मीटिंग में बैठे हुए हो, अब उस मीटिंग में कुछ स्टेटमेंट्स कही गई जो कि गलत थी और आपके बारे में थी, लेकिन आपने फिर भी खड़े होकर उनको उसी वक्त जो है नहीं रोका या उनको जो है डिनाई नहीं किया, तो अब बाकी लोग तो समझ गए ना कि वो सच है। तो अब उन्होंने बाद में एक्ट कर दिया, तो वो भी आपके अगेंस्ट जो है वो एज एन एस्टॉपल बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट जो है हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट्स हमेशा जो है डिक्लेरेशन आप ही दोगे। कोई और डिक्लेरेशन दे रहा है मेरी प्रेजेंस में किसी और को और मेरे बारे में कुछ गलत स्टेटमेंट्स बोल रहा है और मैं उसको डिनाई भी नहीं कर रहा हूं, तो फिर उन सर्कमस्टांसेस में क्या होगा? तो वो भी जो है एस्टॉपल माना जाएगा बिकॉज ऑफ माई कंडक्ट। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्टॉपल। सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू।
So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say